कीबोर्ड इवेंट्स का मतलब है जब यूजर कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर रहा है तो कीबोर्ड की इवेंट्स अक्कर होती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? या तो वो यूजर बटन को दबाएगा, या फिर वो बटन को रिलीज कर देगा, या दबाए रखेगा। नॉर्मली 3 इवेंट्स होती हैं। जब दबा रहा है तो जो इवेंट होती है वो डाउन होती है, बटन पहले नीचे प्रेस होता है, और फिर अगर उसने बटन को छोड़ा नहीं तो वो प्रेस वाली इवेंट आएगी, छोड़ा ही नहीं है उसने। और फिर लास्ट में आती है कि अप इवेंट, जब उसको छोड़ देता है। तो इन तीनों को ही ट्राई करके देखते हैं। लेकिन ये तीनों जो कीबोर्ड की इवेंट है वो हम किस एलिमेंट पर ट्राई कर सकते हैं? क्या मैं, जैसे हमने ऑन क्लिक इवेंट किया था तो हमने H1 लिखा था, H1 पे ऑन क्लिक कर दिया था, तो H1 पे ऑन क्लिक कर सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड की जो इवेंट है क्या वो हम H1 पे कर सकते हैं? तो क्या मैं यहाँ पे ये इवेंट यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम H1 टैग में कुछ लिख नहीं सकते। लिखना चाहेंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट करा और मैं कीबोर्ड को दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, कुछ इवेंट नहीं हो रही क्योंकि हमने इसमें लिख नहीं सकते। तो कीबोर्ड की जो इवेंट्स हैं वो हमारी कहाँ काम करेंगी? जहाँ पे यूजर लिख सकता है। और वो कौन से एलिमेंट है जिसमें यूजर लिख सकता है? इनपुट टाइप टेक्स्ट है। और यहाँ पे हम इनपुट पे लिख देते हैं हम ऑन की डाउन लिख देता हूँ मैं। और डाउन पे मैंने लिख दिया यहाँ पे कीबोर्ड वाले फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने। तो यहाँ पे कीबोर्ड फंक्शन है और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं console.log करके। यहाँ पे मैंने लिख दिया डाउन वाली इवेंट फायर हो रही है तो मैंने डाउन ही लिख दिया। चेक करके देखते हैं इसका आउटपुट। कंसोल में मैंने प्रिंट करवाया है तो कंसोल की स्क्रीन हमने ओपन कर लिया यहाँ पे। तो मैंने जैसे ही लिखा कुछ ए तो डाउन वाली इवेंट अक्कर हो गई। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों इवेंट लगा के देखता हूँ इसी बॉक्स पे। तो मैंने यहाँ पे 3 बार कॉपी कर लिया, ऑन की अप, ऑन की डाउन, फिर मैंने लगा दिया अप, और फिर लगा दिया मैंने प्रेस। तीनों के अलग अलग फंक्शंस होंगे। तो 1 2 3 कर देता हूँ मैं। कॉपी पेस्ट करने की बजाय सेलेक्ट करके मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने 1 2 3। अब ये पहला वाला जो है वो डाउन के साथ चल रहा है, दूसरे वाला अप के साथ चल रहा है, और तीसरे वाला प्रेस के साथ चल रहा है। तो मैंने, क्योंकि ये एक ही टेक्स्ट बॉक्स पे लगाया है, तो जैसे ही मैं एक बटन दबाऊंगा ये तीनों ही इवेंट फायर होंगी ही होंगी, क्योंकि बटन नीचे भी जाएगा, दबा भी रहेगा, और अप भी होगा। तो चेक करके देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो जैसे मैंने छोटा सा ए दबाया तो यहाँ पे डाउन प्रेस अप इसी सीक्वेंस में कॉल हुई है ये तीनों। हमेशा सीक्वेंस यही रहेगी। अब ये दिक्कत थी इसमें कि जैसे ही मैं ज्यादा देर दबाऊंगा तो फिर वो दूसरा ए आ जाता है। तो ये प्रेस वाली को ज्यादा देर तक हम यूज नहीं कर सकते, मतलब एक ही बार वो यूज होगा। अगर सेटिंग करेंगे तो फिर कीबोर्ड की कुछ सेटिंग होगी तो फिर वो कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वो इसी तरह से होता है कि जब हम प्रेस करते हैं तो एक ही बार वो कॉल होगा और इसी सीक्वेंस में होगा, डाउन प्रेस अप। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं, इसके एग्जांपल्स कुछ, जैसे वैलिडेशंस टाइप करके देखते हैं। मैं फोन नंबर को वैलिडेट कर रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसके आगे मैंने एक पैराग्राफ बनाया और इस पैराग्राफ में मैंने लिख दिया एंटर फोन नंबर। अब मुझे करना क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे अल्फाबेट लिखे क्योंकि ये तो नंबर है तो यहाँ पे इनवैलिड दिखाएगा। अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिखा तो भी यहाँ पे इनवैलिड दिखाएगा, मतलब 10 डिजिट का होना चाहिए, इसकी लेंथ 10 की होनी चाहिए तो ये वैलिड दिखाएगा। तो चेक करके देखते हैं कि ये वैलिड दिखाएगा। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया, चेक फोन नंबर, कैमल केसिंग का मैंने यूज कर लिया। अब मुझे यहाँ पे इवेंट लगानी है, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी इवेंट मुझे लगानी चाहिए? सर एक की डाउन। ऑन की डाउन लगाते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या करा, फंक्शन को कॉल कर दिया और इस फंक्शन में मुझे चेक करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ चेक कर रहे हैं, तो इसकी मुझे लेंथ चाहिए। तो ये क्या है, इसकी आईडी बनाओ। इसकी आईडी मैंने फोन ही रख दी। तो मैं इसको पहले लेंथ प्रिंट करवा के भी देखता हूँ कि लेंथ है कितनी, फिर हम उसको चेक करेंगे। तो इसकी लेंथ जो है वो कैसे पता चलेगी, फोन डॉट लेंथ। लेंथ क्या है, प्रॉपर्टी है, तो ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। फोन
क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, लेकिन हमें टेक्स्ट बॉक्स को नहीं चेक करना, टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट को चेक करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट को चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है उसकी लेंथ चेक करें। तो यहाँ पे हमने सिंटेक्स ठीक लिख दिया है, और जितने हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं करेक्टर्स, उसकी वो लेंथ बार बार प्रिंट करता जा रहा है। क्योंकि अब हमने यहाँ पे डाउन लिखा है, एक बार फिर से चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए, तो अभी यहाँ पे 0 ले रहा है, ए पे 0 दे रहा है, जबकि इसकी लेंथ 1 है। बी लिखा मैंने तो अब 1 दिखा रहा है लेंथ, जबकि 2 लेंथ हो गई। तो ये एक स्टेप पीछे चल रहा है। क्यों चल रहा है पीछे? नेक्स्ट वैल्यू ले लो। क्योंकि हमने यहाँ पे डाउन लिखा है। तो डाउन क्या होगा, बाद में लिखा जाएगा टेक्स्ट बॉक्स में, बाद में ए आएगा टेक्स्ट बॉक्स में, पहले वो फंक्शन को कॉल कर देगा। तो पहले फंक्शन को कॉल कर रहा है तो ये लेंथ पहले ही चेक हो गई, तो इसीलिए हमें डाउन यहाँ पे नहीं लिखनी चाहिए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रेस, तो चेक करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ए लिखा, नहीं, अभी भी वो प्रिंट नहीं कर रहा है, यानी कि करेक्टर लिखने से पहले ही उसने एग्जीक्यूट कर दिया इसको भी। तो अब हम यहाँ पे तीसरी इवेंट ही लगा सकते हैं अपनी। अब क्या करेगा, पहले लिख देगा, बाद में जब हम छोड़ देंगे लिखने के बाद बटन को, तब कॉल करेगा। तो अब अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे अब सही आ रहा है, 2 लिखे तो 2, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ चेक करनी है कि भैया वो 10 करेक्टर है या नहीं। तो यहाँ पे मैं console.log हटा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया if phone.value.length equals to 10। अगर वो 10 डिजिट का है तो इसका मतलब वैलिड है, तो console.log करवा देते हैं वैलिड, ठीक है। एल्स में तुम्हें इनवैलिड देना है तो इनवैलिड दे दो, लेकिन वो बार बार इनवैलिड प्रिंट करता जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ वैसे तो इनवैलिड, क्योंकि हमें इनवैलिड भी लिखना ही है। तो यहाँ पे हमने एल्स में लिख दिया इनवैलिड। तो यहाँ पे मैंने नंबर डाले कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी तक इनवैलिड है। 10 11 हो गए, तो 10 लिखते ही वो क्या हो गया, वैलिड हो गया है। तो 10 का था तो इसलिए वैलिड दिखा रहा है। अब ये बार बार इनवैलिड और वैलिड को बार बार प्रिंट कर रहा है, तो इससे अच्छा मैं यहाँ पे एक स्पैन बना लेता हूँ, स्पैन टैग, और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं कि ये वैलिड है या नहीं। तो इसका आईडी, इसकी आईडी s1, और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं s1 डॉट इनर html इक्वल्स टू वैलिड। इसी तरह से इनवैलिड आ जाएगा नीचे। तो इससे क्या होगा कि वो बार बार ना रिपीट नहीं करेगा। चेक करके देखते हैं। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। S1 हमने कहाँ लगा दिया, S1 मैंने पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स के आगे लगा दिया, तो ये मुझे लगाना था दूसरे वाले बॉक्स के आगे। तो इसको पोजीशन इसकी यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ कर दी मैंने इसकी पोजीशन, और यहाँ पे मैंने लिखा। तो जैसे ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तो ये वैलिड दिखा रहा है, इसका मतलब हमने कोई लॉजिक गलत लिखा है। दोनों में ही मैंने वैलिड लिख दिया था, तो नीचे तो इनवैलिड था। तो चेक करके देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3, अभी तक इनवैलिड दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही वो 10 करेक्टर्स हो जाएंगे तो यहाँ पे वैलिड लिखा आ जाएगा। अब हमें करनी है कंडीशन को चेक कि क्या उसके अंदर अल्फाबेट है या नंबर। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारा वैल्यू है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। लेट ले लो या कॉन्स्ट ले लो, कॉन्स्ट ले लेते हैं। कॉन्स्ट मतलब होता है फिक्स्ड, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो कॉन्स्ट p ले लिया मैंने फोन नंबर के लिए, इक्वल्स टू फोन डॉट वैल्यू। तो जो वैल्यू है वो p में आ गई है। अब हमें p को चेक करना है, तो चेक करने के लिए यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं नंबर, नंबर p। क्या वो नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, n ले लेते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट n। अगर वो n में कन्वर्ट हो जाएगा तो n में क्या आएगा, नंबर आएगा, और वरना n में आएगा NaN। चेक करते हैं n में आ क्या रहा है, console.log करवा के प्रिंट करवाते हैं। रन करते हैं इसको, और यहाँ पे मैंने लिखा अल्फाबेट, तो NaN आ रहा है क्योंकि वो नॉट अ नंबर है, चाहे कितने भी डिजिट का हो। तो नंबर लिखते ही यहाँ पे वो नंबर रिटर्न हो रहा है, लेकिन अल्फाबेट लिखते ही वो NaN रिटर्न कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, n को चेक कर लेंगे इफ कंडीशन लगा के। तो ये जो कंडीशन थी, इसके ऊपर मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ, नॉट इक्वल्स टू NaN। NaN भी एक वैल्यू की तरह होती है, जैसे हम करते हैं ना चेक, क्या a में 10 है, इक्वल्स टू 10, तो NaN को भी हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं।
और अब इस कंडीशंस को डाल देते हैं इसके अंदर, मतलब यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर एक और कंडीशन आ गई, यानी कि ये नेस्टेड इफ हो गया है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। तो अगर वो NaN नहीं है तो ये चलेगा, और अगर वो NaN है तो एल्स में आ जाएगा इनवैलिड वाला। console डॉट लॉग को हम नहीं प्रिंट करवा रहे, और इसको तो अगर उसकी लेंथ के लिए भी हमने कंडीशन लगा दी और इसके लिए भी कंडीशन लगा दी है, तो इसको हमें यहाँ पे लिखना होगा is NaN। NaN क्या है, एक फंक्शन है is NaN, तो is NaN और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है ना ये फंक्शन, ये एक फंक्शन है और इसके अंदर नंबर आएगा और ये बूलियन वैल्यू देगा। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि NaN है वो या नहीं। तो यहाँ पे हमने लिखा n, क्या NaN है, अगर है तो इसमें जाएगा, तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। अगर नहीं है NaN तब एल्स में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 10 टाइम्स a लिखा तो ये इनवैलिड दिखा रहा है, और अगर मैं काउंटिंग लिखूंगा तो वैलिड हो गया है, और 0 को हटा के a लिख देते हैं तो 10 डिजिट का है, लेकिन NaN प्रिंट कर रहा है और इनवैलिड प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को एक लाइन में लिखते हैं कंडीशंस को। तो यहाँ से मैंने ये हटाया, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन में कर दिया। ये हमारी एक कंडीशन, ये हमारी दूसरी कंडीशन, और दोनों के बीच में क्या आएगा, दोनों मस्ट हैं ट्रू होनी या कोई एक है, तो दोनों ही ट्रू करने के लिए यहाँ पे हम एंड लगाएंगे और बाकी का कोड हटा देते हैं एक्स्ट्रा। और यहाँ पे हमने सिर्फ लगाया कि वैलिड है, और यहाँ पे एल्स में जो कि नीचे लिखा हुआ है हमने एल्स में हमने लगा दिया, इसको एक लाइन में ही कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके अपने आप फॉर्मेट हो चुका है, और इसको भी इनवैलिड को हटा दिया, कौन एक्स्ट्रा कोड हटा दिया, सिंपल सा हो गया कोड। चेक कर लेते हैं एक बार रन करके, सेम कोड है और इस बार इनवैलिड दिखा रहा है 10 डिजिट का, और इस बार 1 2 3 10 तक तब भी इनवैलिड ही दिखा रहा है क्योंकि स्पेस आ गया था। तो स्पेस हटाया मैंने, इनवैलिड, और 0 को हटा के a लिखा तब भी इनवैलिड है 10 डिजिट का, लेकिन a आ गया, a हटाते 0 वैलिड। ठीक है जी, तो कोड बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन की इवेंट, और इस पहले एग्जांपल में कलर चेंज किया है, एंटर कलर नेम टू चेंज टेक्स्ट बॉक्स बैकग्राउंड कलर। जैसे ही हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का कलर लिखेंगे, मैंने लिखा यहाँ पे रेड, तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, कोई बटन नहीं है, सिंपल टेक्स्ट लिखते ही बैकग्राउंड कलर हो गया चेंज। तो यहाँ पे तो CSS तो यूज हुआ वही है, और जो इवेंट है वो कौन सी लगेगी, टेक्स्ट बॉक्स पे की इवेंट लगाई हमने यहाँ पे की अप, और की अप पे मैंने फंक्शन को कॉल करा, बैकग्राउंड के नाम से फंक्शन कॉल किया, और फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे ID आएगी टेक्स्ट बॉक्स की text1, और text1 का कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे text1 डॉट स्टाइल, CSS से चेंज करेंगे तो स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू कलर का नाम। कलर का नाम क्या आएगा, अगर मैं रेड लिख दूंगा तो ये हमेशा रेड ही करेगा, तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो इसकी जो वैल्यू है वही इसका कलर हो जाएगा, वैल्यू। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया है, और यहाँ पे मैंने जैसे ही लिखा रेड तो ये रेड आ चुका है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डार्क रेड लिखा तो ये तो चल रहा है, येलो तो होता ही है, डार्क येलो होता है कोई कलर, डार्क येलो कोई कलर नहीं होता, तो इसने कोई कलर नहीं दिखाया है ना, ये अगर कलर कोई है तो ही दिखाएगा। डार्क ब्लू भी होता है कलर। अच्छा, और यहाँ पे हम हैश कोड भी लिखेंगे अगर, तो भी क्या करेगा, वो कलर दिखा देगा। तो 000 किसका कोड होता है, ब्लैक का, तो ये 3 बार 0 लिखते ही ब्लैक हो गया है। तो इसी तरह से रेड करना है तो F00 रेड हो गया। तो जो भी कलर है हैश कोड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, चेक करके देखते हैं क्या हम इसमें RGB की वैल्यू लिख सकते हैं, RGB, और यहाँ पे रेड की होती है वैल्यू 255,0,0 और ब्रैकेट 1, रेड कलर हो गया है ये। तो यहाँ पे अगर हम कोई मिक्सिंग करेंगे, इसको भी बढ़ाते हैं 255, तो यहाँ पे येलो कलर हो गया, कलर भी चल रहा है, यानी कि RGB हेक्साडेसिमल, जो नॉर्मल HTML के कलर्स हम अप्लाई करते हैं वो सब इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हम कोड कर रहे हैं ये CSS से ही कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा लाइट करना है तो RGB ये भी लगा सकते हो,
ए का मतलब होता है अल्फा, तो इसका हल्का हो गया कलर, 0.5 लिखते ही, 0.1 लिखते ही और बिल्कुल ही हल्का येलो आ गया। जिस तरह से हमने यहाँ पे कलर करा है इस टेक्स्ट बॉक्स का, इसी तरह से तुम किसी का भी चेंज कर सकते हो, चाहे वो बॉडी हो या कोई और टैग हो। और जिस तरह से कलर किया है उसी तरह से तुम इमेज भी अप्लाई कर सकते हो। तो तुम्हारा क्वेश्चन यही है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो है ये डिव है और ये टेक्स्ट बॉक्स है। तुम्हें करना क्या है, टेक्स्ट बॉक्स में इमेज का नाम आएगा, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें तुम्हें एंटर करवाना है इमेज नेम। तो इमेज नेम उसने दे दिया मान लो नेचर, तो नेचर से रिलेटेड जो फोटो होगी वो इस बॉक्स के अंदर आ जाएगी। अगर तुमने यहाँ पे कोई और नाम लिखा, कंप्यूटर लिखा, तो कंप्यूटर की फोटो आ जाएगी। अब ये गूगल तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दोगे तो आ जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नाम पहले से ही अपने कंप्यूटर में अपने फोल्डर में रखने होंगे इमेजेस के। तो कंप्यूटर रख लेना, 2-3 इमेजेस रख लेना, और अगर हम वो लिखेंगे यहाँ पे तो वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। और अगर हमने कोई ऐसा नाम लिखा जो कि हमारे पास इमेज नहीं है, तो यहाँ पे कोई मैसेज लिख देना, नॉट फाउंड, इमेज नॉट फाउंड, ऐसा कुछ लिख देना। दूसरा एक और एग्जांपल दिखा रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट लेटर इनटू कैपिटल। जैसे ही हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ए लिखा मैंने स्मॉल में, लेकिन वो अपने आप ही कैपिटल में कन्वर्ट हो गया लिखते ही। तो ये भी हमने क्या कर रखा है, ऑन की अप ही क्या कर रखा है, यहीं से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन की अप, फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन में क्या कर दिया, एक फंक्शन लगा दिया, उसका जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है उसको क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर मतलब कैपिटल। इसी तरह से अगर हमने कैपिटल में लिखा तो वो स्मॉल में ही आना चाहिए, तो उसके लिए टू लोअर केस लगा देंगे। कई फॉर्म्स वगैरह होते हैं जब जहाँ पे हमें वैल्यू को कैपिटल में ही लिखना है, तो हम यूजर को नहीं कहेंगे कि भैया तुमने गलत वैल्यू लिखी है, हम उसको खुद ही कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। अगला क्या है, कन्वर्ट लेटर इनटू कैपिटल। ये भी सेम वही प्रोग्राम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि ये की एक पीछे चल रहा है ना। यहाँ पे 2 बार लिखा मैंने तो एक दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसमें पीछे क्यों चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑन की डाउन लिखा हुआ है। तो सेम ही प्रोग्राम है, यहाँ पे हम जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बॉक्स में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरी लेबल में कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर प्रोग्राम में। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है और फिर एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर आउटपुट है इसकी आईडी, आउटपुट के अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को कैपिटल में लेटर कन्वर्ट करके प्रिंट करवा दिया है। यहाँ पे हम 1 2 3 लिख रहे हैं, अभी मैं पूरा लिखा ही नहीं, ये इनवैलिड दिखा रहा है। तो जब हम लिख दें, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर फोन नंबर, वापस उसी प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं, और इसी में ही मैं एक चीज और कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एंटर फोन नंबर लिखा, फिर उसका कहा मैंने कि एंटर कुछ और कह दिया, ईमेल कह दिया मान लो। तो ईमेल में मैंने यहाँ पे आईडी सेम दे रखी है, तो मैं इसकी ईमेल की आईडी चेंज कर दूंगा ईमेल, और इसका इवेंट में जो अभी कुछ नहीं लिखना, इसकी भी आईडी हमने सेम दे रखी है स्पैन की, तो इसका भी आईडी हमने बदल दिया। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ और ये अब गलत है, मतलब इनवैलिड है, तो जब मैंने लिख दिया अब मैं नीचे आ गया तब दिखाई ये इनवैलिड है। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में जो इवेंट का नाम है, जब हम कर्सर लेके आते हैं तो इसको भी फोकस ही बोलते हैं, जब कर्सर हटाते हैं तो उसको ब्लर बोला जाता है। तो ये वाला जो फोन नंबर है इसको हमें कहाँ पे लगाना है, जब हम हटा रहे हैं, तो हटाने का मतलब है ऑन ब्लर। तो ये जो इवेंट थी, ऐसा करते हैं मैं इसको कमेंट ही कर देता हूँ, ये नहीं लगा रहे हम लगा रहे हैं सेम वही चीज, प्रोग्राम सब कुछ सेम ही है। ऑन की अप की जगह मैंने लगा दिया ऑन ब्लर। तो ब्लर से क्या होगा, जब हम माउस को हटाएंगे, उस पे फोकस हटाएंगे, तब कॉल करेगा। कुछ और मैंने चेंजेस नहीं करे, चेक करते हैं। 1 2 3 4 लिखा, नीचे वो इनवैलिड दिखा रहा है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे सही लिखा और नीचे आया तो ये वैलिड दिखा रहा है। तो इस तरह से हम उसको चेक कर सकते हैं। इसमें एक और काम कर सकते हैं, अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे इनवैलिड लिखा है, नीचे आया इनवैलिड है, लेकिन अब जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके आ रहा हूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये हट जाए। क्यों हट जाए, क्योंकि अब हम लिख रहे हैं, एडिट कर रहे हैं ना, तो अब ये इनवैलिड वाला ऑप्शन हट जाए। जब हम लिख लेंगे तब वो चेक करेगा कि वैलिड है या नहीं।
तो अब जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके आ रहा हूं तो कौन सी इवेंट फायर हो रही है? ऑन फोकस, ऑन फोकस। और फोकस में हमें क्या करना है? फोकस में हमें एक और फंक्शन कॉल करना है। मैंने यहाँ पे फोकस में क्या करना है? मुझे केवल उसको खाली करना है S1। तो S1 को खाली करना है तो वो मैं सीधा यहीं पे लिख देता हूँ, एक और फंक्शन नहीं बना रहा, सीधा मैंने लिख दिया S1 डॉट इनर HTML इक्वल्स टू खाली कोड। और यहाँ पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये इनवैलिड, जैसे ही मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ तो वो डिलीट हो गया। फिर से बाहर कर रहे हैं तो इनवैलिड ही अभी भी। तो अब मैं इसको ठीक करके देखता हूँ तो यहाँ पे गलत है और यहाँ पे वैलिड वैलिड दिखा रहा है। तो इस तरह से हम ये बना सकते हैं। पता चल गया हमें। अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो दिखाना चाहिए। अगर इनवैलिड है तो गलती बताए, अगर हम सही हैं तो फिर वो ना दिखाए कुछ। तो ये तो सिंपल है, जो हमने वैलिड लिखा था उसको कमेंट कर दो। जहाँ पे हमने जो वैलिड लिखा था इसको हमें लिखेंगे ही नहीं, है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, सीधा एल्स वाला पार्ट लिख देंगे। और एल्स वाला पार्ट लिखना है तो यहाँ से ये नॉट हट जाएगा, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ। अगर हमने सिर्फ इनवैलिड को चेक करना है तो फिर तो हमारा और भी छोटा हो जाएगा, ये वैलिड वाली कंडीशन हट जाएगी, एल्स भी हट जाएगा और यहाँ से हमने जो नॉट लिखा था वो भी हट जाएगा, है ना। तो ये सिर्फ उसके लिए हो गया, इनवैलिड के लिए। तो यहाँ पे हमने गलत लिखा तो इनवैलिड, सही लिखा 10 तक तो कुछ भी वैल्यू नहीं दिखाएगा, मतलब गलत सलत कुछ नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब तुम्हारा टास्क ये है, ये जो वैलिड है ना, वैलिड और इनवैलिड वाला, इसमें नाम ना लिखा है, इसकी जगह टिक करके लिखा है। टिक का आइकन होगा चेक का, और अगर गलत है तो क्रॉस का आइकन आएगा।